जिस प्रकार किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है, ठीक उसी प्रकार एक राजा की महानता भी उसके सहकर्मियों पर आधारित होती है। कोई भी राजा तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके साथ काम करने वाले सहकर्मी उसे अपना सहयोग न दें। कहा भी गया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक राजा के पीछे कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो उसके लिए नींव की ईंट बन जाते हैं। इतिहास केवल राजाओं का ही गुणगान करता है और नींव की ईंट की कहानी अनसुनी अनदेखी ही रह जाती है। ऐसी ही एक नींव की कहानी आहुतियों की इस श्रृंखला में आइए सुनते हैं, जो यथार्थ होते हुए भी अनसुनी है। बाजी प्रभु देशपांडे आज अत्यंत चिंतित थे। पन्हालगढ़ किले में रहते सभी को लगभग 4 मास व्यतीत हो चुके थे, किंतु बाहर निकलने का कोई उपाय सूझता ही न था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह द्वितीय के कहने पर उसके चाचा सिद्दी जौहर ने पन्हालगढ़ को चारों ओर से इस तरह से घेर लिया था कि किले से बाहर कोई भी निकलता तो वह सिद्दी जौहर की नज़रों से बच नहीं सकता था। आमने सामने की लड़ाई में अपनी जीत के आसार तो कम ही थे, क्योंकि दुश्मनों के पास विशाल सेना थी और अफजल खां की मौत से शत्रु पक्ष बौखलाया भी बहुत था। अतः बाजी प्रभु को कुछ ऐसा उपाय करना था कि छत्रपति शिवाजी को सकुशल किले से बाहर भी निकाल ले जाया जाए और आमने सामने की लड़ाई से जहाँ तक हो बचा भी जा सके। इसी मुश्किल ने 45 वर्षीय लंबे चौड़े बाजी प्रभु को चिंता में डाल दिया था। वे अपने दोनों हाथ पीछे बांधे किले के अंदर विचारमग्न चहलकदमी कर रहे थे कि उनकी दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? उस व्यक्ति के समीप आने पर बाजी प्रभु ने पूछा। जी, शिवा कासिद, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। क्या करते हो? बाजी प्रभु ने दूसरा प्रश्न पूछा। नाई हूँ, शिवा कासिद ने सहजता से कहा। हमारा एक काम करोगे? बाजी प्रभु ने फिर पूछा। जी कहिए, शिवा ने हाथ जोड़कर कहा। अभिनय कर सकोगे? बाजी प्रभु कुछ सोचते हुए बोले। जी, अभिनय? आश्चर्य से शिवा कासिद की आंखें फैल गई थीं। हाँ, अभिनय। तुम्हारी शक्ल सूरत छत्रपति शिवाजी से बहुत मिलती है। तुम्हें कुछ पलों के लिए शिवाजी बनना होगा। बोलो, कर सकोगे? मेरे पड़ोसी भी यही कहते हैं कि मेरा चेहरा छत्रपति जैसा दिखता है, इसलिए मैं अपनी दाढ़ी भी नहीं बनवाता। कभी कभी तो उन लोगों को धोखा ही हो जाता है कि छत्रपति ही वेश बदलकर उनके साथ तो नहीं खड़े हैं। शिवा कासिद ने हंसते हुए कहा। हाँ, तुम्हें देखकर किसी को भी धोखा हो सकता है, इसलिए ही मैंने भी बुलाया। बोलिए, क्या करना होगा? शिवा कासिद ने अपनी हंसी रोककर पूछा। बताया तो, कुछ पलों के लिए छत्रपति शिवाजी बनना होगा, लेकिन इस अभिनय में हो सकता है कि तुम्हें प्राण भी गंवाने पड़े। सुनकर शिवा कासिद का चेहरा गंभीर हो गया। अभी उसकी उम्र ही कितनी थी? यही कोई 30 साल, और 30 साल में ही मृत्यु का वरण। वो कोई क्षत्रिय तो था नहीं जो बचपन से ही युद्ध भूमि में प्राण गंवाने को तत्पर हो। नाई का काम करने वाला मामूली सा एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी है, माँ है, परिवार है, उसे छोड़कर मृत्यु के मुंह में चला जाए। चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरनी तो स्वाभाविक थी। फिर भी उसने खुद को सामान्य करते हुए कहा, मैं छत्रपति के किसी काम आ सकूंगा तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं तैयार हूँ। बाजी प्रभु मुस्कुराते हुए शिवा के कंधे पर हाथ रखकर बोले। काम जोखिम भरा है, इसलिए तुम्हारे परिवार की रजामंदी भी जरूरी है। उनसे भी पूछ लो और स्वयं भी विचार कर लो। सबकी सहमति हो तो कल मुझसे यहीं मिलना। जो आज्ञा। शिवा कासिद ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया और बाजी प्रभु से विदा ली। मैं तो पहले ही कहती थी कि तुम छत्रपति की नकल ना किया करो, मगर तुम्हें तो मेरी कोई बात सुनाई ही नहीं देती। बड़ा शिवाजी बने फिरते थे, अब भुगतो, जाने क्या काम करना होगा। शिवा कासिद की पत्नी ने जब से सुना था कि उसके पति को छत्रपति का कोई काम करना है,
तब से ही वह बड़बड़ाए जा रही थी। अभी तो शिवा ने उसे ये भी नहीं बताया था कि इस काम में उसकी जान भी जा सकती है। शिवा की माँ ने सुना तो बहू को डांटते हुए बोली, क्या बेमतलब बड़बड़ाए जा रही है? मेरे बेटे को छत्रपति का काम करना है। यह कितने सौभाग्य की बात है। छत्रपति स्वराज्य के लिए काम कर रहे हैं और मेरा बेटा छत्रपति के लिए। सोच कर तो देख, ऐसा अवसर कहाँ मिलता है किसी को। माँ ने शिवा का पक्ष लिया तो शिवा की हिम्मत और बढ़ी। उसने पत्नी और माँ दोनों को अपने सामने बिठाकर कहा, इस काम में जान भी जा सकती है। अब तो पत्नी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उससे कुछ बोला ना गया। माँ ने ही चुप्पी तोड़ी। एक ना एक दिन तो सभी को जाना है। क्या ये अच्छा ना होगा कि सबकी तरह मर जाने से अच्छा कुछ करके मरें? कुछ नहीं तो कम से कम छत्रपति के काम तो आओगे। बस प्रयास ये करना कि मौत से डरकर काम अधूरा ना रह जाए। सुनकर शिवा ने माँ को गले से लगा लिया। पत्नी भी अपने आंसुओं को पोंछकर मुस्कुरा उठी। बोली, चेहरा छत्रपति का, नाम छत्रपति का, तो काम भी छत्रपति जैसा ही करना। शिवा कासिद ने अपनी सहमति तो बाजी प्रभु के सामने ही व्यक्त कर दी थी और अब तो उसे माँ और पत्नी की भी सहमति मिल गई थी। वह मुस्कुराता हुआ छत्रपति की चाल की नकल करता बाजी प्रभु के सामने जा खड़ा हुआ। शिवा कासिद को अपने सामने दोबारा खड़ा देख बाजी प्रभु की बाँछें खिल गईं। वे तुरंत उसे लेकर छत्रपति से मिलवाने उनके कक्ष की ओर चल पड़े। आइए देश पांडे जी, योजना अनुसार मैंने सिद्धि जौहर के पास पत्र भिजवा दिया है। छत्रपति शिवाजी ने बाजी प्रभु के साथ अपने जैसा ही एक और व्यक्ति देखा तो अपना वाक्य अधूरा छोड़कर पूछा, इनका परिचय? महाराज, ये शिवा है, शिवा कासिद। नाम भी आप जैसा मिलता जुलता और शक्ल भी आप जैसी। इसे देखकर मेरे मस्तिष्क में एक योजना बनी है। कहिए, कैसी योजना? छत्रपति ने शिवा की ओर देखते हुए पूछा। जब आप सिद्धि जौहर से मिलने जाएं तो आपकी ही तरह तैयार कर पालकी में शिवा को बिठाकर भी ले जाया जाए और आप साधारण वस्त्रों में रहें ताकि किसी को कोई अंदेशा ना हो। शिवा की पालकी को देखकर सिद्धि जौहर को तनिक भी संदेह ना होगा कि ये आप नहीं हैं। वह जब तक शिवा की वास्तविकता जान सकेगा तब तक आप विशालगढ़ पहुंच चुके होंगे। और असलियत जानने के बाद इस शिवा का क्या होगा? क्या सिद्धि जौहर इसे छोड़ देगा? बौखलाया तो वह पहले से ही है, इसकी जान लेकर ही मानेगा। जी, ये तो अंदेशा मुझे भी है, इसलिए तो। अभी बाजी प्रभु अपनी बात पूरी करते कि शिवा कासिद ने कहा, बीच में बोलने के लिए क्षमा करें महाराज, लेकिन इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया है कि ये काम जोखिम भरा है और इसमें मेरी जान भी जा सकती है। तब भी तुम आए हो? शिवाजी ने आश्चर्य से पूछा। जी महाराज, मैं आपके किसी काम आ सकूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने अपने घर में भी पूछ लिया है, मेरे परिवार को भी कोई आपत्ति नहीं है। शिवाजी कुछ देर शांत हो गए। फिर बाजी प्रभु से बोले, हम कल रात ही प्रस्थान करेंगे, आप बाकी तैयारियां देख लीजिए। हो, कहकर बाजी प्रभु ने अपना सिर झुका दिया और शिवा कासिद के साथ कक्ष से बाहर निकल गए। सिद्धि जौहर के पास जब से शिवाजी का पत्र आया था तब से उसने अपने पहरे में थोड़ी ढिलवाई कर दी थी, क्योंकि शिवाजी ने उसे लिख भेजा था, आप मेरे पितृतुल्य हैं। यदि मेरे अपराधों को क्षमा कर मेरी सुरक्षा का वचन दें तो हम स्वयं आपसे मिलने आएंगे और आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सिद्धि जौहर को लगा, जब शत्रु स्वयं ही खेमे में आ रहा है तो उस पर नज़र रखने का क्या फ़ायदा। उसने पहरा ढीला करवा दिया। उसके पहरेदार भी, जो 4 महीने से पन्हालगढ़ की ओर नजरें गड़ाए खड़े थे, खा पीकर मौज करने लगे। इधर पन्हालगढ़ में चारों ओर खबर फैल गई, महाराज सिद्धि जौहर से मिलने जा रहे हैं। अपनी योजना अनुसार बाजी प्रभु ने शिवा कासिद को छत्रपति जैसी वेशभूषा पहनाकर
छत्रपति के सामने ला खड़ा किया। छत्रपति ने शिवा को देखा तो देखते ही रह गए, हूबहू उनकी ही छवि। छत्रपति ने अपने कान से एक कुंडल निकालकर शिवा के कान में पहना दिया, फिर दूसरा डालने लगे तो उनके हाथ रुक गए, आंखें नम हो आईं। बोले, अपने लिए मैं तुम्हें मौत के मुख में नहीं भेज सकता। शिवा कासिद ने छत्रपति के हाथ पकड़ लिए और कहा, महाराज, बड़ी मुश्किल से तो मुझे अपना जीवन धन्य करने का अवसर मिला है। अपना निर्णय बदलकर इस अवसर को समाप्त मत कीजिए। सुनकर छत्रपति ने शिवा को गले से लगा लिया, फिर उसे स्वयं तैयार कर पालकी में बिठाया और स्वयं साधारण वस्त्रों में बाजी प्रभु सहित 600 चुने हुए सैनिकों की टुकड़ी के साथ नियत समय पर दुर्ग से निकल पड़े। रात्रि का समय था और रह रहकर बिजली भी कड़क रही थी, साथ ही मूसलाधार वर्षा भी। गुप्तचर बिना मशाल जलाए रास्ता दिखाते आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे अश्वों पर 600 सैनिकों के साथ छत्रपति सहित बाजी प्रभु तथा उनके पीछे पालकी सहित 400 सैनिक। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने शत्रुओं का पहला घेरा पार कर लिया। फिर बाजी प्रभु के सैनिकों ने अपनी गति बढ़ाई और उनके पीछे पालकी के साथ चलते सैनिक भी दौड़ पड़े। देखते देखते बाजी प्रभु की सैनिक टुकड़ी के साथ छत्रपति भी दुर्गम मार्ग की ओर बढ़ चले और दूसरे मार्ग पर पालकी सहित 400 सैनिक। इतने में शत्रुओं के सैनिकों को कुछ अंदेशा हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर सिद्धि जौहर को खबर की, शत्रु भाग गया। सुनकर तो जैसे सिद्धि जौहर के प्राण ही निकल गए। वह चिल्लाया, पीछा करो। सिद्धि जौहर का दामाद सिद्धि मसूद तुरंत ही अपना अश्वदल लेकर दौड़ पड़ा। आगे कुछ दूर ही जाने पर उसे पालकी दिख गई। वह चिल्लाया, ठहरो ठहरो, और देखते देखते उसके सैनिकों ने पालकी को घेर लिया। पालकी में कौन है? उसने कहारों से पूछा। शिवाजी महाराज, कहारों ने जवाब दिया। मसूद ने पालकी का पर्दा हटाकर देखा, शिवाजी अंदर बैठे थे। पालकी वापस ले चलो, वह चिल्लाया। कहारों ने पालकी वापस मोड़ ली। शत्रु पक्ष के खेमे में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। छत्रपति पकड़े गए। पालकी सिद्धि जौहर के खेमे में उतार दी गई। शिवाजी बने शिवा कासदी पालकी से बाहर निकल आए। भाग रहे थे राजा साहब? सिद्धि जौहर ने शिवा कासदी को शिवाजी समझकर पूछा। हाँ, प्रयास तो किया था, शिवा ने सहजता से कहा। परिणाम क्या निकला? सफलता नहीं मिली, लेकिन आप बहुत बहादुर हैं। बैठिए। सिद्धि जौहर एक आसन की ओर इशारा करते हुए बोला। ये आप क्या कर रहे हो? अफजल खां का बेटा फजल खां शिवाजी से बहुत ही नाराज था, क्योंकि जिस योजना के तहत अफजल खां शिवाजी के प्राण लेने वाला था, उसी योजना को उलटकर शिवाजी ने अफजल खां को मार दिया था। फजल खां सिद्धि जौहर पर चिल्लाते हुए बोला, आप दुश्मन की प्रशंसा कर रहे हैं। इसने मेरे अब्बा जान को मारा है, इसे तो अभी हलाक कर देना चाहिए। खामोश! सिद्धि जौहर फजल खां से भी ऊंची आवाज में गरजा। ये तुम्हारे हमारे जैसे मामूली सरदार नहीं, राजा हैं। इनका फैसला बादशाह सलामत करेंगे। अभी ये हमारे मेहमान हैं। फिर उसने शिवा से कहा, आप बैठिए महाराज। धन्यवाद, कहकर शिवाजी बने शिवा कासदी बैठ गए। भाग कर कहाँ जाते महाराज? हमारे सैनिकों ने चारों ओर घेरा डाल रखा है। सिद्धि जौहर ने फिर शिवा से पूछा। विशालगढ़। और अगर वहाँ भी पकड़े जाते तो? फिर देखा जाता। हर बार हमारी किस्मत हमें धोखा तो नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन इस बार तो आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। समय समय की बात है। फिर कुछ रुककर शिवा ने कहा, भवानी की जैसी इच्छा। अभी शिवा और सिद्धि जौहर का वार्तालाप चल ही रहा था कि एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और सिद्धि जौहर के कानों में कुछ फुसफुसा दिया। सुनकर सिद्धि जौहर का चेहरा तमतमा गया। वह गुस्से से चिल्लाया, कौन हो तुम? शिवाजी। झूठ! शिवा तो भाग गया। लेकिन मैं तो शिवा ही हूँ, शिवा ने दृढ़ता से कहा। मैं छत्रपति शिवाजी की बात कर रहा हूँ। हाँ, उन्हें तो भागना ही था,
तुम सब में इतना दम कहाँ जो छत्रपति को पकड़ पाओ। तुम सब तो मुझ जैसे शिवा कासदी को ही पकड़ सकते हो। शिवा ने हंसते हुए कहा। इसका अंजाम जानते हो? सिद्धि जौहर शिवा के गले के पास अपनी तलवार लाते हुए बोला। शिवा ने बड़ी ही शांति से तलवार अपने हाथ से परे करते हुए कहा, छत्रपति के सेवक अंजाम की परवाह नहीं करते, वे केवल अपने महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं। शिवा का उत्तर सुनकर फजल खां बौखला उठा, चिल्लाते हुए बोला, काट डालो इस कमबख्त को। मैं पहले ही कहता था, इस छत्रपति पर यकीन नहीं किया जा सकता। अब पछताने से क्या होगा? शिवा ने हंसते हुए कहा, अपने महाराज का रक्षक बनकर मेरा तो जीवन धन्य हो गया। उनके स्वराज्य की लड़ाई में आज मैंने भी अपना कर्तव्य निभा दिया। शिवा को हंसते हुए देखकर गुस्साया सिद्धि जौहर आग बबूला हो उठा। उसने अपनी तलवार सीधे शिवा की छाती के आर पार कर दी। शिवा ने अपने दोनों हाथ फैलाए जमीन पर गिरते हुए कहा, महाराज, मैंने आपके नाम को कलंकित नहीं होने दिया है। देखिए, मैंने छाती पर ही वार सहा है, पीठ पर नहीं। और फिर सदा के लिए शिवा कासदी ने अपनी आंखें मूंद ली। शिवा के मरते ही सिद्धि जौहर को यकीन हो गया, छत्रपति ने उसके साथ छल किया है। वह पागलों की तरह चिल्ला उठा, दुश्मन अभी बहुत दूर नहीं गया होगा, निकलो, पीछा करो। पालकी के साथ आए 400 सैनिकों के साथ लड़ते भिड़ते सिद्धि जौहर के सैनिक सिद्धि मसूद के नेतृत्व में अंततः छत्रपति की खोज के लिए निकल पड़े। किंतु अब तक बाजी प्रभु मुगलों के 4000 सैनिकों को चकमा देते हुए पवन के वेग से अश्वों को दौड़ाते छत्रपति और सैनिकों सहित 30 मील पार कर चुके थे। विशालगढ़ अब भी दूर था और आगे संकरा दर्रा था, जिसे पार कर ही विशालगढ़ जाया जा सकता था। शत्रुओं के घोड़ों की पच्चाप भी अब तक सुनाई देने लगी थी। अचानक बाजी प्रभु ने छत्रपति को रोककर कहा, महाराज, आप इस दर्रे से सैनिकों सहित निकल जाएं। मैं यहीं रुककर मुगलों की सेना का सामना करूंगा। ये क्या कह रहे हैं देश पांडे जी आप? अचानक से लिए गए बाजी प्रभु के इस निर्णय से छत्रपति अचंभित थे। हाँ महाराज, दुश्मन के घोड़ों की पच्चाप स्पष्ट सुनाई दे रही है। इसका तात्पर्य यही है कि शिवा की वास्तविकता से वे परिचित हो चुके हैं और अब हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। इस संकरे दर्रे से सबका एक साथ निकल पाना संभव नहीं होगा। हम बीच में ही दुश्मनों से घिर जाएंगे। इसलिए आप कुछ सैनिकों सहित निकल जाएं और मैं कुछ सैनिकों सहित यहीं रुककर शत्रुओं का सामना करूंगा। शिवा की वास्तविकता का पता लगने पर उन्होंने शिवा को जीवित तो नहीं छोड़ा होगा, सोचकर ही छत्रपति की आंखें भर आईं। और अब ये देश पांडे जी, किंतु समय बर्बाद मत कीजिए महाराज। बाजी प्रभु ने छत्रपति को आगे कुछ और कहने न दिया। वे स्वयं ही बोले, आपका सुरक्षित रहना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। आप शीघ्र अतिशीघ्र विशालगढ़ पहुंचने का प्रयास कीजिए, तब तक मैं यहाँ संभालता हूँ। विशालगढ़ पहुंचकर आप 3 गोले दाग देना, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप सुरक्षित पहुँच गए। फिर मैं भी आप तक पहुँचने का प्रयास करूँगा। ठीक है। छत्रपति ने बुझे मन से अपनी सहमति दे दी और फिर आधे सैनिकों सहित दर्रे के भीतर चल पड़े। आधे सैनिकों सहित बाजी प्रभु दर्रे के मुहाने पर डट गए। कुछ ही देर में सिद्धि मसूद अपने सैनिकों सहित वहां आ धमका। उसने दर्रे में घुसना चाहा, किंतु दर्रे के मुख पर तो बाजी प्रभु अपने सैनिकों सहित खड़े थे। एक और मसूद के साथ आए लगभग 10,000 सैनिक थे, तो दूसरी ओर बाजी प्रभु के पास लगभग 300 सैनिक। दोनों ओर के सैनिकों की संख्या का कहीं कोई मुकाबला नहीं था, किंतु बाजी प्रभु के सैनिकों ने तो सिर पर कफन बांध रखा था। स्वयं बाजी प्रभु ने अपने एक हाथ में दंड पट्टा और एक हाथ में तलवार उठा ली थी। वे गाजर मूली की भांति दुश्मनों का सिर काटने लगे। भयंकर लड़ाई छिड़ गई। धराशायी होते बाजी प्रभु के 300 सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी और अंत में बाजी प्रभु ही अकेले रह गए। सूरज चढ़ आया था, किंतु बाजी प्रभु को अब तक गोलों की आवाज़ें सुनाई नहीं दी थीं। इसका अर्थ यही था कि छत्रपति अभी तक विशालगढ़ सकुशल पहुंच नहीं पाए थे और बिना उनकी कुशलता जाने
बाजी प्रभु दर्रे का मुख द्वार कैसे छोड़ सकते थे। वे डटे रहे। उनके दोनों कान गोलों की आवाज़ की ओर लगे थे और दोनों हाथ शत्रुओं का सामना करने में। बाजी प्रभु के तन पर सैकड़ों घाव लगे, फिर भी उन्होंने स्वयं को धरती पर गिरने न दिया। उन्हें तो गोलों के दागे जाने की प्रतीक्षा थी। उसके पहले वे अपने प्राण कैसे त्याग सकते थे। कई घंटों तक लड़ाई चलती रही। अंततः बाजी प्रभु के कानों में तोपों के दागे जाने की ध्वनि सुनाई दी। उनका चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। पिछली रात से ही अनवरत घोड़े दौड़ाते लड़ते हुए उनके थके शरीर में गोलों की आवाज़ ने मानो स्फूर्ति ला दी। उन्होंने पूरे उत्साह के साथ हुंकार भरी, हर हर महादेव, जय भवानी, और अगले ही क्षण उनका शरीर भूमि पर गिर गया। शिवा कासिद की तरह ही बाजी प्रभु ने भी अपना कर्तव्य निभाकर सदैव के लिए आंखें मूंद ली थीं।